बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इम्पोर्टेंट मौज़ूआत हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। उनमें एक ये है कि नवाज़ी शहबाजी तजर्बा लिबर्टी चौक में ठुस कैसे हो गया। दूसरा मौजू ये है बहुत अहम कि कौम की बेटियां गैर महफूज कैसे हो गईं। तीसरा मौजू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो केस पेंडिंग था, आज उसमें चोर दरवाजे से एक चोरी का कानून बनाया गया। क्या ये चोरी का कानून चोरों को फ़ायदा देता है? लेकिन इससे पहले एक बहुत अजीम मुस्लिम हुक्मरान जो इस सदी के हैं वो हैं तुर्किया के तैयब रजब अर्दगान। उनसे मेरी मुलाकातें हैं, एक से ज़्यादा। वो पार्लियामेंट में आए और पाकिस्तान भी आए, तो मेरी उनसे 2 या 3 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात भी है। जो वहाँ असल इस वक्त इशू था वो ये था कि तुर्की एक नए दौर में इस साल से और अगले साल से दाखिल होने जा रहा है, एक नए दौर में। उस दौर के साथ जितने भी वहाँ भी एक तरह का, मुझे सबका एहतराम है, लेकिन एक पीडीएम तर्ज की एक वहाँ पे पीवीपी थी, उसमें शामिल हुए लोग और उनके मुकाबले में सारी अपोजिशन जमा आई। उसको वेस्टर्न हिमायत बड़ी एक हैरान कुन बात थी और अजीब सी बात थी। जिस तरह से इस वक्त भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर चुप है वो ज़ुबान दराज जिनको था ज़ुबान पे नाज। जो बहुत ह्यूमन राइट्स के ऊपर बोलने वाली 2-3 हुकूमतें मगरब की, वो अब नहीं बोल रही। जिस तरह पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जो हैं वो उन लोगों के हैं जिनको वो ह्यूमन समझते हैं, और बाकी जो आबादी है दे आर कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। लेकिन ये अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अजीम इसके लोग हैं, अजीम तरीन लोग हैं, बल्कि इतने अजीम तरीन लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो अपने खर्चे पे अपने घर में भी कैद रहते हैं, इसके बावजूद अपने वतन से कोई गिला नहीं करते, अहले वतन के साथ मिलकर बाहर निकलते भी हैं और आवाज़ भी उठाते हैं। तो मैं शुरू में ही तुर्की के अवाम को और तुर्की की जो जीतने वाली पार्टी है, एंड आई just wanted to congratulate Tayyip Erdogan Sahab as well. It's a very great moment in the history of Asia and Europe and the world that he is winning for the third time. Inshallah, तुर्की जो उसकी अज़मत रफ्ता सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में थी, मुझे पूरा यकीन है कि वो बहाली के रास्ते पे है। और जब खिलाफत टूटी थी तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि तुर्क चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा। और फिर एक और जगह उन्होंने उसी जो सानहा हुआ था जिसकी वजह से मुस्लिम इक़्तिदार था दुनिया के नक्शे से उड़ गया और हिस्सों बखरों में हम बढ़ते चले गए, तो उस पे उन्होंने कहा था कि क्या खूब अमीर फैसल को सन्नूसी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी है पर दिल से हिजाजी बन न सका। और जो दूसरा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि करोड़ों रुपए से ज़्यादा लगाने के बाद सिर्फ पंजाब रहीम यार खान से निकाल के अटक तक नहीं, बल्कि पूरा सिंध भी दरमियान में शामिल किया गया, केपी भी शामिल किया गया, जीबी भी शामिल किया गया, एजेके भी शामिल किया गया। बलूचिस्तान का फ्रैंकली मुझे पता नहीं है, जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें बिरयानी शामिल की गई, बिरयानी में कीमे वाले नान शामिल किए गए, साथ मीठी डकारों वाली बोतलें जो इनको बहुत पसंद आती हैं शरीफ ख़ानदान को खाना खाने के बाद, वो भी शामिल की गई। इसके बावजूद वो कोई लड़के हैं इधर बकर बियाँ वाली के, उन्होंने वो नवाज़ी ते शहबाजी एक बनाया था। तो इस वक्त जो नवाज़ी ते शहबाजी तजर्बा है वो लिबर्टी चौक के चौराहे में ठुस हो गया। ज़रा देखिएगा कितने लोग वहाँ पे, वो कितने आदमी थे, आप पूछे पूरी कौम इनसे कितने आदमी थे। वो समझते हैं कि ये मैनेजमेंट के ज़रिए से और सरकारी मुलाजमों की वहाँ पे हाज़िरी लगाने से और काली नीली पीली जो यूनिफॉर्म पहनने वाले महकमे हैं उनको कहना कि भाई आज छुट्टी कर दो, आज सारी पुलिस लाइन्स खाली कर दो, आज फलाने भी आ जाएं। तो इसके बावजूद जो जमा हुआ वो उतना भी नहीं था जितना हमारा कोई लाहौर का एक उम्मीदवार अगर अपना जलसा करे तो इतने लोग आते हैं। और जो माल उस पर खर्च हुआ वो तो अनगिनत, बेहिसाब, बेनुक्त और बेरहमाना तरीके से सरकारी ख़जाना भी वहाँ पे लूटा गया। तो ये क्यों ठुस हुआ? उसका सबब ये है कि ये तारीख़ के धारे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और लोगों में ये एक्सपोज हो गए। यहाँ आप जिससे बात करें, यानी पाकिस्तान के जिस कोने में भी हैं आप,
تو وہ باقی تو چھوڑ دیجئے، وہ یہ ضرور کہے گا کہ عمران خان ایک دیانتدار آدمی ہے اور یہ بے ایمان لوگ ہیں اور انہوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ اس کی بنیاد میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عمر آج 76 سال تقریباً ہو چلی ہے۔ اس سارے 76 سال کے عرصے میں جو پاکستان ہے، اس میں جن لوگوں نے، جن خاندانوں نے منزل انہیں ملی، جو شریک سفر نہ تھے تحریک پاکستان میں، جن کا کوئی حصہ نہیں تھا، ان کے بچے ہی اس وقت برسر اقتدار ہیں اور باقی سارے رول گئے بیچارے۔ تو یہ اقتدار میں ہمیشہ رہے۔ عمران خان کو 3.5 سال ملے، اس نے اسلامو فوبیا پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بولی اور اس نے کہا کہ یہ جرم ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ، یہ پچھلے ہفتے کی میں بات کر رہا ہوں، نہیں آتا۔ پھر انہوں نے اقوام متحدہ سے دن منوا لیا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ انسان کو سب سے شدید درد دل کا درد ہوتا ہے، اور جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دل آزاری کی بات کرتا ہے تو مسلمان جو 1.5 ارب ہیں دنیا میں، ان کے دل میں درد اٹھتا ہے۔ وہاں سے لے کے کووڈ-19 تک آپ آ جائیے، لوگوں کے لیے جو صحت کارڈ تھا آ جائیے، آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کو مضبوط دیکھا ان 13 مہینوں میں؟ جو 75 سال میں 1 روپے سے 170 روپے 75 سال میں پہنچا تھا ڈالر، وہ 13 مہینے میں 350 روپے سنا ہے کہ کراس کر گیا، ملتا بھی نہیں ہے، اور وہ ادھر ادھر کے پھٹے پرانے نوٹ زیادہ ملتے ہیں، لوگ بتا رہے تھے۔ اور ایل سیز بند ہو گئی ہیں، پاور لومز بند ہو گئی ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، نوکریاں بند ہو گئی ہیں، اور جو نوجوان ہیں وہ پاکستان سے ہجرت کر رہے ہیں معاشی وجوہات کی بنا پہ۔ ایسے ماحول میں جو مظالم ہیں اس وقت، جو وائلیشنز ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، پرائیویسی آف ہوم کی وائلیشن ہے، سینکٹیٹی آف فیملی کی وائلیشن ہے، چادر اور چار دیواری کی وائلیشن ہے، لوگوں کی ناموس کی بلیٹنٹ وائلیشن ہے، عورتوں کو گرفتاریاں، اس طرح آپ کو کسی جگہ پہ دوسری جگہ سے کوئی فوٹیج آپ کو نہیں مل سکے گی کہ عورتوں کی گرفتاری اس طرح بھی ہوئی ہے کسی ملک میں۔ اور پھر جو بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، پھر جو لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز ہیں، میں حیران ہوں کہ 65 کی جنگ میں جو ہمارے ان کے قبضے میں آ گئے تھے ساتھ والے ملک کے، اور ان کے جو ہمارے قبضے میں آ گئے تھے، یا 71 کے آ گئے تھے، یا رن آف کچھ میں آ گئے تھے، یا پابندہ وار جو ہمارے مغربی بارڈر پہ ہوئی تھی اس میں، تو اس طرح کسی کا گھر نہیں گرایا گیا، اس طرح کسی کی گاڑیاں نہیں جلائی گئی، اس طرح سے کسی کی دیواریں نہیں توڑی گئی، اس طرح سے گاؤں اور دیہات کے اندر لوگوں کے بزنسز کرائے کے پریمسز میں بند نہیں کیے گئے، جیسے ایک خاندان نہیں 2 خاندان برباد ہوئے، ایک جس کی بلڈنگ ہے جو کرائے کے پیسے سے اپنا گزارا چلاتا تھا۔ لیکن دوسری طرف کون ہے؟ وہ جو کرائے پہ بزنس کرتا تھا۔ علی اوان کی مثال تازہ ترین ہے، اور ہمارا ایک کراچی کا اوان برادری کا ہمارا MP ہے، اس کی مثال ہے، جس کے پورا کانوائے انہوں نے اور پورا انٹری ٹرکوں کا جلا کے رکھ دیا، اور سینکڑوں اور نہیں ہزاروں مثالیں ہیں۔ 10,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں بند کرنے کے بعد آج پاکستان میں، آپ وسعت اللہ خان صاحب کا کالم ضرور پڑھیے گا، BBC والے اور ڈان پہ بھی آتے ہیں، اور آج پاکستان میں جہاں مظالم بڑھتے ظلم کی آخری حد کو پہنچے ہیں، وہاں عمران خان کی حمایت بڑھتے بلکہ مزید بڑھتے اور اوپر چڑھتے ہوئے 7ویں آسمان جو سیاست کے ہیں ان سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ یہ ظلم جب بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پاور آف دی ویک، یعنی جو بندہ عجز ہے، انکساری، اور جو بے بس کر دیا جائے، اور وہ جو پکار اٹھے کہ ربی انی مغلوبم فانتصر، کہ اے میرے مالک میں بے بس ہو گیا، میری مدد کیجئے، نصرت دیجئے، مجھے فتح دیجئے۔ تو مجھے بالکل جس طرح سامنے دیوار ہے اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے، اور حالات، واقعات، لوکل اور ساری دنیا میں سے جو کچھ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، تازہ ترین وہ یہی کرائن یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پاکستان کو اندر سے مارنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس پہ جو پاکستان کے ہمدرد ہیں، مسلمان ممالک بھی ہیں، جمہوری ممالک بھی ہیں، ان کو بھی تشویش ہے اور باقیوں کو بھی تشویش ہے۔ لیکن اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ آخر کیوں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ یہ بیٹیاں وہ ہیں جن بیٹیوں کو چاند تاروں نے نہیں دیکھا ہوا، اپنے ماں باپ کے سائے کے تلے ہیں، اور جن بیٹیوں کو کسی غیر نے چھوا نہیں، چھو بھی نہیں سکتا،
शरीयत नहीं है, जो गैर महरम है वो तो एक ख़ास फासले से ज़्यादा करीब आके बात भी नहीं कर सकता, ये अल्लाह का कानून है। और किसी की बहू बेटी पे हाथ रखना काबिल मुआखज़ा नहीं, वो उससे भी बड़ा गुनाह है। और फिर किसी की बहू बेटी की चीखें रिकॉर्ड करना, फिर बहू बेटियों की वीडियोस बनाना, फिर बहू बेटियों की जो छापों के दौरान उनकी बेबसी उसको पब्लिसाइज करना, ये सारा कुछ इस फैशिज्म का हिस्सा है जो नवाजी और शहबाजी के एनआरओ और लंदन प्लान की वजह से पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज का वो मैं ले लेता हूँ। वो ये है कि इमरान खान से मुकाबला करने के लिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एक नया कानून चोरी से रात को बनाया गया, चोरों का बनाया हुआ, लेकिन ये कानून नवाज शरीफ की कोई मदद नहीं कर सकेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कानून क्या है कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगी उस पे जो फैसला है उसके ज़रिए से ये समझा जा रहा है, मैं सिर्फ एक इशू इसका एड्रेस करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को फ़ायदा हो जाएगा और वो अपील कर सकेगा और वापस आ जाएगा। नंबर 1, क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है? मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं आपको लीगल और लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कोई कानून मुअस्सर बमाजी नहीं बना इसलिए कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला आज नहीं हुआ कानून बनने के बाद, बल्कि उससे पहले हुआ है, सालों पहले वो फैसला हुआ है। जो सालों पहले फैसला हुआ था उसके खिलाफ क्या कोई उस वक्त अपील थी? हाँ, आइन के आर्टिकल 188 के मुताबिक रिव्यू की प्रोविजन थी। क्या नवाज शरीफ ने रिव्यू किया? हाँ किया। फिर क्या हुआ? उसका रिव्यू खारिज हो गया। और रिव्यू कितने अरसे में हो सकता है? 2 महीने से ज़्यादा के अरसे में नहीं हो सकता। रिव्यू खारिज होने के बाद लोगों के जहन में ये है कि नवाज शरीफ जब पहले नायल हुआ था और मुल्क से बाहर एनआरओ लेके जनरल मुशर्रफ से चला गया था, तो वो वापस आया था, तो उसने उस वक्त जो अपील पेंडिंग नहीं थी उसके अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और तसद्दुक जिलानी जज थे, उनका फैसला है। लोग समझते हैं कि ये फैसला फिर हो जाना है, वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा था कि उस वक्त नवाज शरीफ ने ये कहा था कि LFO के जजेस बैठे हुए थे, आइन अब बहाल हुआ है। यहाँ LFO नहीं था जिस दिन नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला हुआ, आइन बहाल तब भी था, आज भी आइन बहाल है, इसलिए आइन लगेगा। और आइन ये कहता है रिट्रोस्पेक्टिव लॉ को इफेक्ट नहीं दिया जा सकता, यानी मुअस्सर बमाजी लॉ नहीं बन सकता। एक ये है भी नहीं। दूसरा इसका लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये एप्लीकेबल होगा एट वंस, और एट वंस का मतलब ये है कि जो पिछले अगर कोई लैचेस किसी केस में आ गए और वो लिमिटेशन से उड़ गया, जो नवाज शरीफ का केस उड़ गया, तो उसको दोबारा किस तरह से खोला जा सकता है? अगर इसको दोबारा खोला जा सकता है तो फिर हुदैबिया के पेपर केस भी खुल सकता है। फिर तो नवाज शहबाज शरीफ के अगर प्रिंसिपल ये बन गया तो फिर तो सारे के सारे जो केसेस जिनमें कहा गया कि पहले अपील क्यों नहीं की, तो वो वाली अपीलें फिर सारी खुलेंगी ना। फिर तो इनके अंदर में जाने के ज़्यादा चांसेस पैदा हो गए, नवाजी और शहबाजी जो बयानिया है उसके, और उसके जो ठुस हो गया लिबर्टी चौक में। ये दूसरा पहलू था इसका। इसका तीसरा पहलू है, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। वो ये कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये अब वो वापस आ सकते हैं और उनकी जो ताहयात नाअहली है वो ख़त्म हो सकती है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी जजमेंट को कानून साजी के ज़रिए से नहीं उड़ाया जा सकता। अगर उड़ाया जा सकता होता तो मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा लड़ने के लिए बतौर वफाकी वज़ीर कानून मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस सोचा, आसिफ जरदारी सदर से उनसे डिस्कस किया, कोई तीसरा आदमी नज़दीक नहीं था, करना नहीं चाहता था, हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैंने भुगता कई साल तक, इसके बावजूद वो रेफरेंस मैंने फाइल किया, मैंने रेजिग्नेशन किया, वो रेफरेंस आज पेंडिंग है। नवाज शरीफ के केस से पहले वो रेफरेंस पेंडिंग है। तो उस रेफरेंस में ये है कि अदलिया कहे कि ये अदालती कत्ल था। मैंने जब आर्ग्यूमेंट शुरू किया तो मैंने कहा था हो सकता है मेरे साथ भी वैसा ही हो अदालत के अंदर जैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, और फिर मेरे लाइसेंस के साथ वैसा ही हुआ, मेरे करियर के साथ भी वैसा करने की कोशिश की गई, और ज़ात के साथ भी। ज़ात की बात मैं कभी लोगों को उधर तक मुतवज्जो नहीं करता, इसलिए कि हम अपनी चॉइस से जद्दोजहद करते हैं, अपनी चॉइस से हम खड़े होते हैं आपके लिए, आइन के लिए, इस्लाम के लिए, नामुस्से रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए। आजकल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सबसे ज़्यादा मजलूम है। सबको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस मजलूमियत के वक्त में जितने लोगों को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा और जोड़िए, उठिए, घरों से बाहर निकलिए। ची गवेरा ने कहा था
کہ میں نے قبرستان دیکھے ہیں جس میں ایسے لوگ دفنائے گئے تھے، انہوں نے جد و جہد اس ڈر سے نہیں کی کہ کہیں وہ مر نہ جائیں۔ مرنا برحق ہے، اور اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اس زندگی میں اور اس زندگی میں شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت رائے حق کا مسافر عمران خان، اس کی حمایت میں صرف حمایت نہ کی جائے، اس کے ساتھ آواز ملائی جائے، اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے نا کہ کھمبوں کو اگر کھڑا کیا تو ان کو بھی ووٹ دیا جائے گا۔ کھمبے سے خوف زدہ ہیں، جس طرح محسن نقوی نے کہا تھا، میں اس کو اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں، کھمبے سے خوف زدہ ہیں اور ایک نہتے عمران خان سے بھی خوف زدہ ہیں۔ پاکستان پہ زندہ باد۔